Okay, hello students. Now we'll see our next topic, that is the making of nationalism in Europe. जो nationalism था वो यूरोप में कैसे आया, ठीक है. Now you see the Germany, Italy and Switzerland were divided into kingdom, ठीक है. जैसे मैंने आपको पहले भी बताया मैप में कि हमारा जो यूरोप था वो कुछ इस तरह का था, ठीक है. मतलब कि जो भी मेनली जो रीजन्स थे दे वर डिवाइडेड इनटू द वेरी बिग किंगडम्स और द एम्पायर. जैसे आज के टाइम पे नेशन स्टेट्स हैं, डिवाइडेड कंट्रीज़ हैं, ठीक है. दे हैव देयर ओन आइडेंटिटी और एज अ नेशन वो नहीं थे, ठीक है. तो ये प्रोसेस कैसे शुरू हुआ एंड व्हाट डिड एक्चुअली हैपन, this we'll see in this topic. Okay, so Germany, Italy and Switzerland, they were divided into were divided into kingdoms and the duchies and the cantons, and whose rulers had their autonomous territories. ठीक है, मतलब हर किंग की अपनी एक autonomous territory थी, अपना एक complete freedom था. एंड द ईस्टर्न एंड द सेंट्रल यूरोप वर अंडर द ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज. ठीक है, ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप जो था उनकी भी ऑटोक्रेटिक मोनार्की थी, मतलब जहाँ पे सिर्फ किंग का रूल होगा. एंड विद इन द टेरिटरीज ऑफ विच लिव द डाइवर्स पीपल. ठीक है, यहाँ पे डाइवर्स पीपल का मतलब क्या है, मतलब द पीपल वर फॉलोइंग द डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट दे स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस. ओके, सो कोई एक कलेक्टिव आइडेंटिटी नहीं थी. दे डिड नॉट शेयर एनी कलेक्टिव आइडेंटिटी, ठीक है, और कॉमन कल्चर. कोई कॉमन कल्चर नहीं था, कलेक्टिव आइडेंटिटी नहीं थी. दे यूज टू स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड दे बिलोंग टू डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स. नाउ यू सी, अब क्या था, देयर वाज अ हब्सबर्ग एम्पायर जो बेसिकली जो आपका ऑस्ट्रिया हंगरी जो रीजन है वहाँ पे रूल करता था. एंड इट वाज अ पैच वर्क ऑफ मैनी डिफरेंट रीजन्स एंड द पीपल, मतलब कि बहुत सारे डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल जो थे, जो डिफरेंट कल्चर लैंग्वेज फॉलो करते थे, उन रीजन में ये सब लोग जो थे वो आते थे. And it included the Alpine region, okay, Tyrol, Austria, the Sudetenland as well as the Bohemia, where the aristocracy was predominantly German speaking. तो जहाँ पे जो ऑटोक्रेसी थी, मतलब जो वहाँ पे जो रूल था, वो बेसिकली जर्मन स्पीकिंग लोग थे. ठीक है, वो बेसिकली जर्मन लैंग्वेज जो थी वो बोलते थे. एंड उसमें अगर आप देखो तो कुछ इटालियन स्पीकिंग प्रोविंसेस भी थी, जैसे लोम्बार्डी एंड द वेनेटिया. ठीक है, ये इटालियन स्पीकिंग प्रोविंसेस थी. तो आप देखो कि डिफरेंट प्रोविंसेस जो थी दे हैड डिफरेंट कल्चर, दे यूज्ड टू स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस. और हंगरी में जो हाफ ऑफ द पॉपुलेशन जो थी वो मैंगनर लैंग्वेज बोलती थी, और अदर हाफ जो थी वो डिफरेंट वैरायटी ऑफ डायलेक्ट्स बोलते थे, डिफरेंट भाषाएं बोलते थे. गलीकिया में द ऑटोक्रेसी जो थी वो पॉलिश लैंग्वेज बोलती थी. ठीक है, ये सब हैब्सबर्ग एम्पायर के ही अंडर थे. तो आप यहाँ देख रहे हो कि डिफरेंट रीजन में डिवाइडेड है एंड दे आर यूजिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड ऑल. तो एक कलेक्टिव आइडेंटिटी वॉज मिसिंग देयर. तो इन थ्री डोमिनेंट ग्रुप्स के अलावा वहाँ पे कुछ दे ऑल्सो लिव द बाउंड्रीज ऑफ द एम्पायर. ठीक है, वहाँ पे मेनली जो डोमिनेंट जो क्लास थी दे वर मेनली द पीजेंट पीपल. ओके, और जो बोहेमियंस एंड द सेविकास जो थे वो नॉर्थ में रहते थे. स्लोवियंस जो थे वो कैरियोना में रहते थे. द क्रॉस टू द साउथ एंड द रोमन्स टू द ईस्ट इन द Transylvania. So these are the different kind of the, you can say, the ethnic people who used to live in these places. Now the aristocracy and the new middle class. तो न्यू मिडिल क्लास क्या थी और एरिस्टोक्रेसी यहाँ पे किन किन एरियाज़ में मेनली थी. देखो, लैंडेड एरिस्टोक्रेसी वॉज द डोमिनेंट क्लास ऑन द कॉन्टिनेंट सोशली एंड पॉलिटिकली. मतलब जो एरिस्टोक्रेसी थी बेसिकली जो अपना ऑटोक्रेटिक रूल चलाती थी, खुद का रूल चलाती थी. ठीक है, वो एक डोमिनेंट क्लास थी और वो सोशली और पॉलिटिकली भी एक डोमिनेंट क्लास थी. मतलब सोशली भी इन लोगों के ज़्यादा ग्रुप्स थे और पॉलिटिकली भी इनके पास ये सारी पावर थी. एंड द मेंबर्स ऑफ दिस क्लास वर यूनाइटेड बाय ए कॉमन वे ऑफ लाइफ. अब जितने भी ऑटोक्रेटिक फैमिलीज थी इनका वे ऑफ लाइफ कॉमन था. ठीक है, अक्रॉस वेरियस रीजन्स. एंड दे ऑल्सो इन द स्टेट एंड द टाउन हाउसेज इन द कंट्री साइड. टाउन्स में भी दे हैड प्रॉपर्टी, और कंट्री साइड मतलब विलेजेस में भी इनके अपने हाउसेस थे. एंड दे स्पोक द फ्रेंच फॉर द पर्पज ऑफ डिप्लोमेसी एंड इन हाई सोसाइटी. मतलब अपनी सोसाइटी में दे यूज टू स्पीक द फ्रेंच लैंग्वेज. ठीक है, वो फ्रेंच लैंग्वेज को यूज़ करते थे. और ये जितने भी लोग थे इनमें मतलब मैरिज कनेक्शंस थे, मतलब आपस में ही इनकी रिलेशंस और मैरिजेस होती थी. और हालांकि ये जो ऑटोक्रेटिक क्लास थी न्यूमेरिकली ये काफ़ी कम थे, ऐसा नहीं है, इनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी. और जो मेजॉरिटी जो थी इस रीजन में, मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन किसकी थी, पीजेंट्री की थी. पीजेंट्स थे, जो फार्मर्स थे.
और टू द वेस्ट द बल्क ऑफ द लैंड वॉज फाउंड बाय द टेनेंट्स। तो बेसिकली जो लैंड था ऑब्वियसली दे फाउंड बाय द टेनेंट्स, स्मॉल ऑनर्स, जबकि ये था वेस्ट में। और सेंट्रल और द ईस्टर्न यूरोप में जो लैंड होल्डिंग थी वो बेसिकली वास्ट स्टेट्स में थी एंड दे वर कल्टिवेटेड बाय द सर्फ, जो मैंने आपको फ्यूडल सिस्टम के बारे में बताया था, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्रॉपर जो था मेनली सिस्टम था। नाउ in the western and the parts of the central Europe, the growth of industrial production and trade meant the growth। अब देखो हम इस टाइम पे पहुंच गए हैं जहाँ पे वेस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में एक इंडस्ट्रियलाइजेशन का टाइम जो था वो स्टार्ट हुआ। मतलब कि जो टाउन्स थे वो ग्रो करना स्टार्ट हो गए, कमर्शियल क्लास आ गई। व्हाट डू मीन बाय कमर्शियल क्लास? एक ऐसी क्लास विच इज़ मेनली इन्वॉल्व इन द ट्रेडिंग पर्पसेस और इकोनॉमिक पर्पसेस, ओके, जो कि बेसिकली मार्केट के ऊपर डिपेंड थी, ठीक है। एंड दिस क्लास वाज मेनली डिपेंड ऑन द प्रोडक्शन ऑफ द मार्केट। तो हालांकि हम जानते हैं कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन थी वो इंग्लैंड में शुरू हुई थी इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी, बट फ्रांस और पार्ट्स ऑफ जर्मन स्टेट्स में जिनके बारे में भी पढ़ रहे हैं वो ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी में वहाँ पे मर्ज हुई। तो इस टाइम पे जो न्यू सोशल ग्रुप्स थे वो बनना शुरू हो गए। मेनली वो सोशल ग्रुप्स बने जो कि कमर्शियल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे, ठीक है। जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, प्रोफेशनल्स, जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से कुछ ऐसे लोग जो थे वो आए, दे वर मेनली द इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन एंड द प्रोफेशनल्स। हालांकि इन सेंट्रल एंड द ईस्टर्न यूरोप दीज ग्रुप्स वर स्मॉलर इन नंबर। 19th सेंचुरी तक दे वर स्मॉलर इन नंबर and it was among the educated liberal middle classes that ideas of national unity following the abolition of the aristocratic privileges gain popularity। तो बेसिकली इन लोगों में जो कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम पे जो ये क्लास आई, बेसिकली ये थी न्यू मिडिल क्लास, ओके। यही मिडिल क्लास जो थी इन्होंने ही बाद में जाके जो अरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस, मतलब ये जो हाई क्लास को राइट्स दिए जाते थे, इनके अगेंस्ट जो है वो बोलना स्टार्ट किया था। एंड दिस क्लास वाज मेनली वेरी एजुकेटेड क्लास, ओके। Now the next topic is liberal nationalism। First you should understand the meaning of the liberalism। देखो liberalism जो है it is derived from the Latin root liber, जिसका मतलब होता है फ्री, ठीक है। फ्री मतलब फ्रीडम। तो न्यू मिडिल क्लासेस जो थी उनके लिए लिबरलिज्म स्टूड फॉर द फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल एंड इक्वालिटी। तो उन लोगों के लिए मतलब लिबरलिज्म का था कि हर इंडिविजुअल के पास फ्रीडम हो और हर कोई इंडिविजुअल जो है वो इक्वल हो, ठीक है। उसको जो लॉ है किसी भी जगह का वो इक्वली ट्रीट करे, ओके। फॉर देम लिबरलिज्म मीन्स द फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल, हर इंडिविजुअल के पास राइट हो, ठीक है, इक्वालिटी हो। अब यहाँ पे लिबरलिज्म जो है यहाँ पे उसके तीन सेंस थे, ठीक है। पॉलिटिकली, सोशली एंड इकोनॉमिकली, ठीक है। तो पॉलिटिकली इसका क्या मतलब था? इट एम्फसाइज द कंसेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कंसेप्ट। तो पॉलिटिकल लिबरलिज्म का मतलब ये था कि लोग ये चाहते थे कि जो गवर्नमेंट है इट इज़ बाय कंसेंट, उनका अप्रूवल होना चाहिए, मतलब ऐसी गवर्नमेंट होनी चाहिए जो कि लोग चाहते हैं, ठीक है। Since the French Revolution, liberalism stood for the end of autocracy and the cry for privileges, a constitution and representative government through parliament। फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम से ही लिबरलिज्म जो था वो इस चीज़ के लिए खड़ा हुआ था कि ऑटोक्रेसी का एंड हो, ठीक है। जो नोबिलिटी और क्लेरिटी को जो प्रिविलेजेस मिल रहे हैं उनका एंड हो, एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए, एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट हो। तो पॉलिटिकल लिबरलिज्म का मतलब क्या था कि दे वांट फ्रीडम सो दैट दे कुड मेक देयर कॉन्स्टिट्यूशन सो दैट ऑल द प्रिविलेजेस टू द नॉबल्स एंड द क्लर्जी शुड बी अबॉलिश्ड। तो 19th सेंचुरी तक लिबरल्स जो थे दे ऑल्सो स्ट्रेस द इनवायलेबिलिटी ऑफ द प्राइवेट प्रॉपर्टी। आपको पता है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे जो प्राइवेट प्रॉपर्टी थी वो सिर्फ क्लर्जी और नोबिलिटी के पास थी। तो लिबरल्स इस टाइम पे ये भी चाहते थे कि बाकी कॉमन पीपल के पास भी प्राइवेट प्रॉपर्टी का राइट हो, ठीक है, वो भी कुछ अपनी प्रॉपर्टी अपने पास रख सकें। ऐसा नहीं है सिर्फ फर्स्ट और सेकंड स्टेट के पास ही प्रॉपर्टी हो, ठीक है। अभी हम पॉलिटिकल लिबरलिज्म ही करेंगे कि पॉलिटिकल सेंस में लिबरल का क्या मतलब था। अब आप ये सोचोगे कि पॉलिटिकली लिबरलिज्म मीन्स द फ्रीडम। हालांकि ये यही चाहते थे कि इक्वालिटी बिफोर लॉ हो, बट इनका मतलब ये नहीं था कि यूनिवर्सल सफरेज, मतलब यूनिवर्सल सफरेज आपको पता है, राइट टू वोट, ठीक है, रिस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट, जेंडर, रिलीजन।
रेवोल्यूशनरी फ्रांस टाइम पे जो राइट टू वोट था वो आपने प्रीवियस चैप्टर में देखा कि वो प्रीवियस चैप्टर सॉरी इन द 9th क्लास इन द फ्रेंच रेवोल्यूशन यू माइट हैव लर्न दिस थिंग कि जो राइट टू जो वोट था वो बेसिकली जो जिनके पास प्रॉपर्टी है और जो मैन है सिर्फ उन्हीं के पास राइट था। तो राइट विदाउट प्रॉपर्टी और वुमेन के पास राइट नहीं था, ठीक है। हालांकि जैकोबियंस गवर्नमेंट के बाद से जो अडल्ट मेल्स थे उनको पूरी तरह से सफरेज का राइट जो था वो मिल गया था। एंड द नेपोलियनिक कोड वेंट बैक टू लिमिटेड सफरेज। जब नेपोलियन अपने रूल में आया तो उसने सफरेज जो वोटिंग राइट है वो काफ़ी लिमिटेड कर दिया। एंड ही ऑल्सो रिड्यूस द वुमेन टू द स्टेटस ऑफ अ माइनर। मतलब यहाँ पे स्टेटस ऑफ अ माइनर का क्या मतलब है, यहाँ पे स्टेटस ऑफ माइनर का मतलब है कि लाइक वुमेन जो थे उनको बोल दिया गया कि ठीक है आप पहले तो आपको आपके आपके फादर की आप रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी आपको देखना, उसके बाद आपके हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आफ्टर आपके जो आपको जो सन होगा उस वो आपको देखेगा। तो एक माइनर मतलब इनको नहीं कंसिडर किया जाता था कि कोई राइट मिलेंगे। तो इसकी वजह से जो वुमेन और नॉन प्रॉपर्टीड मैन थे उन्होंने दे ऑर्गेनाइज ऑपोजिशन, उन्होंने मूवमेंट करना स्टार्ट कर दिया कि भाई हमें भी इक्वल पॉलिटिकल राइट्स जो हैं वो चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है जब हम इक्वालिटी बिफोर द लॉ सबकी बात कर रहे हैं तो वाई वी आर नॉट गेटिंग एनी पॉलिटिकल राइट्स। अब इकोनॉमिक लिबरलिज्म देखो, इकोनॉमिक स्फीयर में लिबरलिज्म का मतलब था कि देखो उस टाइम पे क्या था, आप पहले इस चीज़ को समझो कि जब भी जो मार्केट्स थे, ठीक है, मार्केट्स में बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस थी। जैसे कि जो मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल है उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन थी। अगर आप एक जगह से दूसरी जगह पे अगर जा रहे हो तो यू विल हैव टू पे द कस्टम ड्यूटी, कोई ना कोई ड्यूटी टैक्स लगा दिया जाएगा इवन से। तो इकोनॉमिक लिबरलिज्म का मतलब था कि इकोनॉमिकली मतलब मार्केट एक्टिविटीज़ में भी हमें फ्रीडम मिले, ठीक है। अब ये फ्रीडम कैसा था आप समझो। नाउ 19th सेंचुरी के एंड तक बहुत ज़्यादा डिमांड हो गई, मिडिल क्लास ने बहुत ज़्यादा डिमांड की कि भाई इकोनॉमिक लिबरलिज्म मिले। जो नेपोलियनिक एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स थे दे हैड क्रिएटेड आउट ऑफ अ काउंटलेस स्मॉल प्रिंसिपैलिटीज अ कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट। तो नेपोलियन ने क्या किया, जो आपको मैंने बताया था कि जो नेपोलियन था वो यूरोपियन कंट्रीज़ को कॉन्कर करना चाहता था, पूरे यूरोप को कॉन्कर करना चाहता था। तो वो जिस भी रीजन को कॉन्कर कर रहा था वहाँ पे उसने क्या किया, ही मेड अ कॉन्फेडरेशन, एक ग्रुप ऑफ 39 स्टेट उसने बनाया था। अब लेकिन हर किसी का क्या था, उनकी अपनी करेंसी थी, अपने वेट्स मेजर थे, मतलब हर हर पार्ट जो है दे वर फॉलोइंग देयर ओन रूल्स, ओके, दे वर फॉलोइंग देयर ओन करेंसी, अपना मेजर और वेट करने का सिस्टम है, अपनी मनी है, ठीक है, वैल्यू अपनी है। तो हर कहीं पे अलग अलग सिस्टम था। अब यहाँ पे आप एक मर्चेंट का केस देखो, द फ्लाइट ऑफ मर्चेंट। अब देखो यहाँ पे एक मर्चेंट जो है वो 1833 में अगर हैम्सबर्ग अम्पायर से अगर वो नरमबर्ग में आ रहा है कोई चीज़ बेचने के लिए, तो ही वुड हैव हैड टू पास थ्रू 11 कस्टम बैरियर, उसको 11 कस्टम बैरियर से गुजरना पड़ता था। और हर बार उसको 5% ऑफ द कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ती थी, ठीक है। और कई बार टैक्स देना पड़ता था एज पर द वेट्स ऑफ द मेजरमेंट्स ऑफ द गुड्स, ठीक है। मतलब जो गुड्स हैं, इफ़ यू आर taking them to another country you will have to pay for according to the weights and the measurement also। जैसे यहाँ पे आप देखो LA जो है, LA is the word you should remember, at that time it was unit to measure the टेक्सटाइल मटेरियल के लिए थी। तो अब इस यूनिट की जो मेजरमेंट थी वो हर स्टेट पे अलग अलग थी, ठीक है। तो आप ये देखो कि यहाँ तक तो उनको बहुत सारा क्या करना पड़ता था, कस्टम जो है ड्यूटी जो है वो पे करनी पड़ती थी, ओके। सो नेक्स्ट हम अपना इकोनॉमिक लिबरलिज्म ही कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। आप इन सभी वीडियोस को 2 से 3 बार इसको बहुत ध्यान से सुनिए पढ़िए, ठीक है। एंड इफ़ यू आर हैविंग एनी डाउट यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और आप जब वीडियो अटेंड कर लेते हो तो कमेंट में अटेंडेड द क्लास, ठीक है, टाइप करना अटेंडेड द क्लास, ओके। थैंक यू ऑल एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ ऑल ऑफ़ यू।